नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। पूर्व विधायक बलदेव राज शर्मा जी लगातार ये दावा पेश कर रहे थे कि श्री माता वैष्णो देवी की नई कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्माण होगा और वह अगर ड्राफ्ट रिपोर्ट की माने तो वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। उसी पर इनसे चर्चा करेंगे। और एक आरोप इन पर यह भी लग रहा था और लग रहा है, अभी भी लग रहा है, कि भाजपा के नेताओं को पहले से कैसे पता था कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का निर्माण होगा जिसमें कटरा भी शामिल है। तो ऐसे में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो भाजपा के नेताओं की तरफ से काम कर रहा है और इन्हीं के कहने पर काम कर रहा है, जिसमें रूल और रेगुलेशन का पालन जो है वो नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ पूर्व विधायक बलदेव राज शर्मा जी हैं। इनसे जानते हैं इनका पहला रिएक्शन क्या होगा जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्राफ्ट रिपोर्ट जो प्रपोज किया गया है उसके मुताबिक जो बनाई गई है। इन्हीं से जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। और क्या कहेंगे, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्माण होता हुआ दिख रहा है। अगर ड्राफ्ट रिपोर्ट जो प्रपोज की गई है, जो 5 मेंबर है एमपी है उन्हें जो सौंपी गई है, उसके मुताबिक, अभी फाइनल हालांकि रिपोर्ट नहीं है, ये जो आपने कहा था, जो आपको विश्वास था, वो होता हुआ दिख रहा है। रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब ये था कि उन्होंने नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी थी, नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री नए तरीके से ड्रा करनी थी। वो नए तरीके से इसलिए ड्रा करनी थी कि जब हमारी पहली डिलिमिटेशन 95 में हुई तो तब हमारा डिस्ट्रिक्ट जो था वो उधमपुर था। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट होने के नाते वो विद इन द डिस्ट्रिक्ट रियासी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट थी। मगर उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट रियासी की अपनी एग्जिस्टेंस आ गई तो वो फिर ओवरलैप हो गया। ऐसे ही हमारी कंस्टिट्यूएंसी ओवरलैप हो गई रियासी की, और साथ ही वो ओवरलैप हो गई अरनास की कंस्टिट्यूएंसी, जो सब डिवीजन गुल का था वो ओवरलैप हो गया। पहले तो ये समझना होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन का कायदा क्या है, कानून क्या है, उसको करना क्या है। सबसे पहले तो बड़ी बात ये होती है कि जो विद इन द डिस्ट्रिक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रीड्रा हो। सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर दूसरी बात ये है कि आपका टेरेन कैसा है, आपके जिस इलाके में आप जोड़ रहे हैं उसकी डेवलपमेंट कैसी है, उस जगह की सिग्निफिकेंस कैसी है, उस सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। लेकिन सवाल यह है कि आपको कैसे पता था कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्माण होगा? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आज ये जो माता वैष्णो, ये लग रहा है कि फिक्सिंग थी पहले। श्री माता वैष्णो देवी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी जो ड्राफ्ट में आई है, जो एक प्रपोजल में आई है, जो एसोसिएट मेंबर्स को प्रपोजल दिया है, उसके पहले एक प्रक्रिया थी कि आपको अपनी डिमांड्स रखनी है कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करें। और डिलिमिटेशन कमीशन है उसी के सिस्टम में यहाँ जम्मू का दौरा किया, कश्मीर का दौरा किया। ये जो हमारी डिमांड है आज की डिमांड नहीं थी। ये डिमांड आज जो 3 पहले डिलिमिटेशन कमीशन हो गए उससे पहले की डिमांड सब में थी कि वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बने, और इसलिए बने कि हमारे 2 संभाग हैं, एक कश्मीर संभाग है, एक जम्मू संभाग है। कश्मीर संभाग में इसी तरह पे 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑलरेडी है। एक शराय शरीफ की है, एक ईदगाह की है, एक हजरतबल की है। हमारा ये कहना था जब डिलिमिटेशन कमीशन अब बना तो हमारा ये कहना था कि उसी तरह पे माता वैष्णो देवी श्राइन जो सेकंड हाईएस्ट श्राइन है, माता वैष्णो देवी श्राइन जहाँ पे सालाना 1 करोड़ के यात्री आते हैं, माता वैष्णो देवी श्राइन जो कि मैं कह सकता हूँ कि इकोनॉमी के हिसाब से रियासत की शो विंडो है, और उससे भी आगे आप कहें तो मैं 12 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ पे रोजगार करने आते हैं, वहाँ काम करने आते हैं। और इसी तरह पे हमारी एक डिमांड थी कि वहाँ की डिमांड थी, वो हमने भी देखा। लेकिन आप विश्वास से कह रहे थे, सवाल वहीं पर उठता है और ये सवाल उठाए भी जा रहे हैं कि आपको पहले का पता था कि इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्माण होने जा रहा है, जो विश्वास भी आप दिला रहे हैं। मैं विश्वास इस बात पे था कि दफ़ा 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद, मतलब कि रियासत की सारी जो कायाकल्प होनी थी, और जो इसलिए था कि जो हमारी डिमांड पहले नहीं मानी गई, आज तक 70 साल में नहीं मानी गई, तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि ये रियासी जो कटरा पहले भी ये मांग रही है क्या? बिल्कुल, हर बार ये मांग रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा पीछे ले जाके आप अंदाजा लगाइए, जो पहली रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, आप अंदाजा लगाइए कि उसके साथ कितनी बेइंसाफी थी। उसमें बमाग रियासी का हिस्सा भी था, उसमें बमाग उधमपुर का हिस्सा भी था, उसमें पंचैरी का भी हिस्सा था, उसमें टिकरी का भी हिस्सा था, उसमें रियासी का भी हिस्सा था, उसमें पौनी का भी हिस्सा था, उसमें कटरा का भी हिस्सा था। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो बमाग था, बमाग का जो हमारा एरिया है जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड था, उसको 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पिछले डिलिमिटेशन कमीशन ने उसको बांट के रखा था। एक पार्ट रियासी में था, एक पार्ट उधमपुर में था, एक चनैनी में था। आप अंदाजा लगाइए कि वो डिलिमिटेशन किस तरीके से उन्होंने की थी। और हमें इस बात के लिए अभी विश्वास था कि उसी तरह
पुश पे अगर उनके सेंटीमेंट्स को आपने ध्यान रखा है तो जम्मू के, और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब सिर्फ कटरा के लिए नहीं रखती है, ये पूरे जम्मू सूबा के लिए रखती है और खासकर हिंदुस्तान के लिए पूरे रखती है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी का होना मतलब कि हमें अपने तौर पे यकीन था कि ये पूरी की पूरी बनेगी, और उसी के देखते हुए भी बनी नहीं है। ये प्रपोजल ड्राफ्ट में है। प्रपोजल ड्राफ्ट का मतलब ये है कि इसकी प्रक्रिया और चलेगी। ये अभी जो कॉन्स्टिट्यूंसी, क्या लगता है ये फाइनल है या कुछ स्टे भी इसमें हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की ऑब्जेक्शन भी देखी जा रही है? स्टे वाली बात तो मैं आप बता दूं कि डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर नो बॉर है, मतलब के कोर्ट का, इसमें आप कहीं नहीं जा सकते। कोर्ट में भी नहीं जा सकते? नहीं, कोर्ट में नहीं जा सकते, वो बाइंडिंग है। ये इनकी इतनी शक्ति है कि इसमें बाइंडिंग है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और अगर कोई बदलाव हो सकता है तो बदलाव इस बात का हो सकता है कि कहीं कोई एरिया रह गया है, कोई पंचायत रह गई है, कोई गांव रह गया है, या किसी गांव को निकालना है, या किसी को इतराज है, तो उस सिलसिले में ऐसी बात हो सकती है। मगर श्री माता वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी एग्जिस्टेंस जो है वो इस जो प्रपोजल में आई है वो बन के रहेगी। और यही विश्वास मुझे पहले दिन से इसलिए था कि जैसे मैंने डिलिमिटेशन कमीशन को मिला, मुझे विश्वास हो गया, मैं अपनी लीडरशिप से मिला, मुझे विश्वास हो गया, और खासतौर पे मैं जो हमारे एसोसिएट मेंबर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जब मैं उनके पास प्रपोजल लेके, आप अंदाजा लगाइए, ये 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन बनता है मार्च में, और मेरी पहली रिप्रेजेंटेशन जो है 23 जून को जाती है, और 23 जून को जो पहली मेरी रिप्रेजेंटेशन थी, हम दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद मैं सर मतलब कि हमारे ही कुलदीप दुबे जी, मंगूशा जी ने कहते हैं, जिन्होंने लास्ट इलेक्शन लड़ी, हम दोनों ने जाके वहां पे मेमोरेंडम डॉक्टर साहब को दिया। तो डॉक्टर साहब ने मेमोरेंडम देखने के बाद जिस किस्म का हमें रिजेक्शन दिया और जिस किस्म की बात उन्होंने की, और इसी तरीके से दुबे जी भी इसके पक्ष में थे। कुलदीप दुबे और मैं दोनों हम इकट्ठे गए थे। तो पक्ष से एक सीट की बात थी या और भी कुछ था मेमोरेंडम में? वैष्णो देवी की सीट के लिए ही हमने वहां पे डॉक्टर साहब से बात रखी कि हमें हमारे साथ जो भेदभाव उनका तो खेल बिगड़ गया। अब नहीं, उस पर भी आएंगे, पहले इसकी बात खत्म कर लें। तो इसलिए वो मुझे पूरा था, और खास तौर पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी तंजीम है, ये सब लोग चाहते थे कि वैष्णो देवी की, और ये सेंटिमेंट्स से जुड़ी है हमारी सीट, माता वैष्णो देवी का नाम। और आप अंदाजा लगाइए, वैष्णो देवी की सीट बनने की बात आई तो 70 साल के बाद, 70 साल में पहली बार हुआ कि हमारी माता वैष्णो, श्री माता वैष्णो देवी की झांकी वहां 26 जनवरी पर निकली। झांसी डिस्ट्रिक्ट की का जो हाईएस्ट ब्रिज था वो वहां पे दर्शाया गया। वो इसी बात का मुझे संकेत लग रहे थे, और अपने इंटरव्यू में मैंने कहा भी है एक में कि मुझे संकेत लग रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी की जो श्राइन है उसके नाम पे कॉन्स्टिट्यूंसी बने ही बने। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी, क्योंकि पहले भी आपने जिक्र किया था कि आप देखते हैं वो तमाम चीज़ें। पूर्व कैबिनेट मंत्री जो हैं जुगल किशोर शर्मा जी, उन्होंने काफ़ी बातें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। उसमें ये भी कहा गया कि वहाँ पर झांकी तो दर्शाई गई, लेकिन जो 12 मौतें हुई हैं वो भी बोलनी चाहिए थी आप लोगों को, वो भी जनता को बताना चाहिए था कि उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो कटरा की नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, इसकी मांग उनके लोग भी करते थे। बैठक भी एक हुई थी आम लोगों की कटरा में, उसके बाद इस मांग को उठाया गया था। इत्तेफाक रखते हैं कि उनके लोग भी ये मांग कर रहे थे, हालांकि वो यही चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी के या उनसे जुड़े लोग ये जरूर चाहते थे कि अलग एक कॉन्स्टिट्यूंसी। अंशु जी, ऐसी बात है कि मैं जो सुन रहा हूँ, जैसे बात है, वो तो जो कल उनकी बात थी उसमें भी वो सेटिस्फाई नहीं थे कि वैष्णो देवी की, और उन्होंने कहा है कि जब पब्लिक डिमेन की बात आएगी, पब्लिक में ऑब्जेक्शन की बात आएगी, तो उनकी तरफ से ये ऑब्जेक्शन होंगे कि रियासी और कटरा को साथ रखा जाए। तो मतलब साफ हो गया कि वो कटरा वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी आज भी वो उनको वेलकम जरूर उन्होंने किया, मगर इस बात से वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है कि हमें रियासी के साथ से अलग क्यों किया गया। मैं इसमें मोटी आपको बात बताता हूँ। हुआ क्या है, हुआ ये है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पहले थी, डिस्ट्रिक्ट रियासी की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी अब रही। अब फर्क कहां पे आया? फर्क ये आया कि डिलिमिटेशन कमीशन के मुताबिक हमारा गूल का इलाका सब डिवीजन जिसमें 70,000 की पॉपुलेशन थी, वो हमारी रामबन में चली गई। हमारी जो 35,000 की वोटर पॉपुलेशन और 65,000 की हमारी वैसे पॉपुलेशन थी, चाहे उसमें टिकरी का एरिया हो जो पैंथल से लेके आगे तक का हो, चाहे हमारा एरिया वो भमाग जो मोंगरी वाला हो, चाहे हमारा पंचायरी की 4 पंचायतें हों, वो निकल गया। मतलब साफ हो गया कि हम 1.5 लाख की पॉपुलेशन से महरूम हो गए। 1.5 लाख की पॉपुलेशन से महरूम होने का मतलब यह है कि हम आगे अगर 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां थी, वो 3 बच पाएंगी कि नहीं बच पाएंगी। अब ये लड़ाई ये थी अंदर से कि हम 3 पे खड़े हो जाएं। 3 पे खड़े होने का मतलब यह था कि हमने ये डिमांड वैष्णो देवी की इसलिए की कि हमारी वैष्णो देवी की बने, और हुआ भी वही। और रही बात जो अब वो बाकी लोग जो कहते हैं, बाकी लोगों के इंटरव्यू में तो उन्होंने साफ कहा है कि कटरे का बनने का नहीं है, तो और रियासी के साथ हमें रहना चाहिए। बलदेव शर्मा क्या कह रहा है? रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी
कि बलदेव शर्मा 2 कॉन्स्टिट्यूंसी कह रहा था, उसकी ये आप डिमांड ये थी। कह रहे हैं कि ये भी खतरा था कि जब वोटर्स निकल जाएंगे, क्योंकि बमाग के या फिर गूल के निकल जाएंगे, तो कहीं 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी ना रह जाए। बिल्कुल, ये सामने सामने बात थी कि कहीं 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ना रह जाए। और रही बात रियासी की, मुझे नहीं समझ आती क्या है, बलदेव शर्मा जब पार्टी हमारी ये चाहती थी कि रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पहली कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें 2 बने। 2 बनने का मतलब साफ हो गया कि 2 आदमी रिप्रेजेंट करें। 2 बनने का मतलब ये साफ हो गया कि जो हमें एक जगह पे फंड्स आने थे वो 2 जगह आए। 2 बनने का साफ साफ मतलब हो गया कि जो हमारी डेवलपमेंट एक कॉन्स्टिट्यूंसी के नाते पे होनी थी वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के नाते पे हो और 2 लोग रिप्रेजेंट करें। फिर रही बात कि अगर उनकी बात में ये था कि वो कटरा से ही लड़ेंगे, कटरा का मतलब ये है कि कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें किसी बमाग वाला भी इलेक्शन लड़ सकता है। उसमें कोई आदमी अगर कहे तो वो भब्बर से भी इलेक्शन कोई लड़ सकता है, उसमें कटरा का भी कोई लड़ सकता है, उसमें पैंथल का भी कोई आदमी लड़ सकता है। कटरा का मतलब ये नहीं होता कि कटरा का ही लड़े। कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं कि कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी अगर वैष्णो देवी की बनी तो कोई वहां का ही आदमी है वो इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन चांसेस यही लग रहे हैं कि पुराने खिलाड़ी उतरेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कौन इलेक्शन लड़ेगा? से ये ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आई है, आपके चेहरे में भी एक रौनक देखी जा रही है। नहीं, रौनक बड़ी स्वाभाविक है रंजित जी। किस चीज की रौनक है? अलग सीट बनी या आपके जो सपने आप देखते थे फिर से विधायक बनने के, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब ज्यादा चांस है? बात यह है कि अगर कटरा वालों को हमारे परस्यू करने से ये कॉन्स्टिट्यूंसी अगर वैष्णो देवी की, श्री माता वैष्णो देवी की बनी, तो मैं कहता हूं कि समूहिक कटरा वालों को कितनी खुशी है, मैं अंदाजा नहीं मैं लगा सकता। कोई भी बने विधायक बनने की तो बात ही नहीं है। अभी विधायक बनने का एक प्रक्रिया से निकलना पड़ेगा। विधायक बनने के लिए एक पार्टी को अपना एक सर्वे कराना पड़ेगा। विधायक बनने के लिए पार्टी फैसला करती है कि वहां से विधायक की टिकट किसको मिले, और जिसको भी टिकट विधायक की मिलेगी तो उसका सारे मिल के काम करेंगे। और कोशिश ये रहेगी हमारी कि ऐसे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के नाम पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी का ही वहां से एमएलए वहां से लड़े। और लड़ना तो सबने है कि वहां से जीत के पहली बार जरूर आए। आपकी भी इच्छा है? इच्छा की बात आप कहें तो ये सारी बातें किस्मत पे होती हैं। जो आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो, आपको क्या लगता है कि किस्मत अच्छी है आपकी? आप चाहे कोई मेरा एक काउंसलर भी होगा, मेरा कोई चेयरमैन भी होगा, मेरा कोई वैसे भी होगा, हर आदमी जो पार्टी के साथ जुड़ा है तो बड़ा वो सौभाग्यवादी समझेगा अपने आप को कि अगर पार्टी कहे जे हमें आप विश्वास है तो आप इलेक्शन, पार्टी नहीं कहे किसी और को टिकट दे तो बिल्कुल मेरा ये स्टैंड होगा कि मैं उसके साथ लग के काम करेंगे, हम सब लोग लग के लगेंगे, पार्टी जिसको भी टिकट दे। लेकिन पहले आपने ऐसा नहीं किया था। वो मैंने गलती, मेरे ख्याल आपसे एक बार अपने इंटरव्यू पहले भी मैंने मानी थी। तो पूछा जाएगा ना, इतिहास के वो गलती हुई थी और आगे के लिए कभी गलती ना हो। किसी को भी टिकट मिलेगी, ये आप लाइव में बिल्कुल किसको भी टिकट मिले, बलदेव शर्मा नहीं, बलदेव शर्मा पार्टी सारी की सारी एकजुट होके जो भी है वो उसका काम करेगी और पूरी कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी से ही एमएलए बन के आए। अभी कौन, आपको क्या लगता है कि कौन कौन दावेदार हो सकता है भाजपा की तरफ टिकट के लिए? मेरी बात सुने, ये पार्टी के अंदर की बातें हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि हम सामने नहीं है इसको रख सकते। बड़े लोग हैं जिनकी इच्छा हो सकती है कि हमें मैंडेट मिले, तो मैं इस बात का खुलासा नहीं कर सकता कि कौन कौन है, और ये पार्टी तय करती है और पार्टी के ही मुताबिक ये सारी भाजपा के दिग्गज नेता आप किन्हें मानते हैं कटरा में या फिर बमाग में, या जो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनी है उसके अंदर? नहीं, इधर मेरी बात आप सुने, हमारे वीडीसी वहां से जीते हुए तो वो दिग्गज नहीं हुए, हमारे काउंसलर वहां से जीते हैं म्यूनसिपल कटरा से, वो दिग्गज नहीं हुए, हमारे चेयरमैन वहां से बना है म्यूनसिपलिटी का, वो दिग्गज नहीं हुआ, हमारे डीडीसी के अलावा, और मुझे फख्र के साथ मैं कह सकता हूं कि जो हमारे चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट के हैं सर्व सिंह नाग जी, वो चेयरमैन है, तो वो दिग्गज नहीं हुए। इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। और फिर रही बात ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन से मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रधान भी दिग्गज है, मेरा डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी भी दिग्गज वहां पे है, इसलिए वो तो दिग्गज की अगर आप बात करेंगे तो उसमें बहुत से लोग आते हैं जिनका मतलब कि दिग्गज में भी आते हैं और वो जीतने की कैपेसिटी में भी आ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलने का ही मतलब ये है कि सारा परिवार एक साथ उसके साथ चलेगा। ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आने के बाद हमने देखा कि कल पूर्व जो कैबिनेट मंत्री हैं जुगल किशोर शर्मा जी, वो अचानक प्रदर्शन करने लगे और ट्राली और ट्रैक्टर की उनको चलाने की मांग कर रहे थे, जिस पर रोक लगाई गई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी उन्होंने कई मुद्दों को उठाया है, और ये भी आपका भी जिक्र नाम
ना लेते हुए उन्होंने किया है कि उन्होंने भी कहा था कि एसएसपी को और डीसी रियासी को उन पर कार्रवाई की जाए जो श्री माता वैष्णो देवी की दुखद घटना हुई थी। वो क्या आपने सुना है और उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पहले तो माइनिंग के बात पे मैं आऊँगा कि माइनिंग का जो इशू था तो उसको उन्होंने एड्रेस यहाँ पे किया। उनकी संज्ञान में जो इशू था पहले वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरमैन हैं सराफ साहब, उनके ध्यान में आया था और उन्होंने फौरी तौर पे उस बात को संज्ञान लेते हुए अपनी काउंसिल की बैठक थी उनकी, उसमें उसको रखा है। रखने के बाद और उसी वक्त जो हमारे माइनिंग अफसर हैं, डिस्ट्रिक्ट के माइनिंग अफसर हैं, उनको हदायत दी थी उन्होंने कि इनको मतलब के चलने की इजाज़त दी जाए और पर्ची देना शुरू हो गई थी जो उनके होने से पहले कल की ही। और वो जो ऑर्डर्स हुए हैं वो डीडीसी के हुए हैं, चेयरमैन के हुए हैं, वो काउंसिल ने फैसला किया था और वो सुचारू रूप से कल से ही वहां से चल रहे हैं। उन्होंने तो अपनी बात रखने की बात ही है कि जैसे आप कह सकते हैं कि कोई अपोजिशन में है तो उनमें नुक्ता निकालने की बात है, वो कहीं बेस्ड मैना नहीं रखती थी बात, क्योंकि उस इशू को हमारे नाग साहब ने, सरब सिंह नाग साहब ने पहले ही एड्रेस कर दिया था उसको। ये जो माता वैष्णो देवी ने घटना हुई थी, आप काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे और एसएसपी और रियासी और कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे उस घटना के बाद। तो क्या कार्रवाई हुई है? जो कमेटी बनी है, क्या उसकी रिपोर्ट आई है? अगर आई है तो क्या रिपोर्ट आई है? संतुष्ट है अभी तक की जो कार्रवाई हुई है? जानकारी लेने की कोशिश की है आपने या फिर कुछ नहीं होगा जैसे पहले होता था ऐसे ही चलता है? बिल्कुल ठीक है। मेरा जो रिजेक्शन, फर्स्ट रिजेक्शन था वो बिल्कुल उग्र रूप में था और स्वाभाविक रूप में अगर वहाँ का मज़ार आप देखते, मंजर वहाँ पे देखते, जिस किस्म का हादसा हुआ था जो कि पहली बार हुआ, जो यात्री वहाँ पे स्टैम्प बीटिंग हो गई और उसमें उनके वो मैं कह सकता हूँ कि वो वहाँ पे वीरगति को मतलब के शहीद हो गए, वो उसके बाद फौरन रिएक्शन जो था ठीक था। और उस रिएक्शन के बाद ठीक भी लगा कि गवर्नमेंट ने जो एक फैसला कर लिया कि एक कमेटी बना दी और उसको कहा कि 7 दिन का आपको टाइम है, आप 7 दिन में ये सारी चीज़ को करके इसको सामने रखें। ये पब्लिकली कहने की बात नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरा प्रेशर कर रहे हैं और पार्टी इस तरफ से सोच रही है कि उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक हो और सार्वजनिक होने के बाद अगर कोई आदमी गिल्टी है या अफसरों की कोई बात है तो वो आपने मालूम करने की कोशिश नहीं कि आप कटरा से ही आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बिल्कुल बात है। और करने के अलावा यूटी बनने के बाद इसमें जो दखल था प्राइम मिनिस्टर हमारे का था, वहाँ उन्होंने उसको अड्रेस किया था। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जी बिल्कुल रिपोर्ट में देरी क्यों हुई, या रिपोर्ट किस टेबल पे है, या रिपोर्ट पता नहीं एमएचए ने वहाँ से अपने तरफ से मंगवा ली है, या पीएमओ का इंतजार हो रहा है कि उस रिपोर्ट में क्या कार्रवाई की जाए, क्योंकि पीएमओ की वहाँ पे इंटरवीन थी उस दिन से। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि उस पर जरूर कार्रवाई होगी और जरूर फैसला होगा। मंच के माध्यम से क्या मांग करेंगे आप, क्योंकि आपने उस समय काफी बोला था लेकिन उसके बाद आप भी बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है और अगर ये डिले होता भी है, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप देरी हो रही है। देरी होने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं होगा, देरी होने का मतलब ये नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट हो सकता है कि ड्यूटी के मुताबिक पता नहीं रिपोर्ट वो एमएचए को सौंपी होगी। एमएचए के अलावा शायद वो प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया था तो वहाँ का भी कोई वेट किया होगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ। और बहुत से विकल्प खुले होते हैं इसके लिए। मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था, हमारे शकील जी हैं एडवोकेट, उनका इंटरव्यू मैं एक दिन देख रहा था, जो पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशंस करते हैं। जो बात आपने कही है उस बात का उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने जवाब इस बात का दिया था कि टेबल होनी चाहिए रिपोर्ट, और टेबल नहीं हो तो उसके लिए भी बहुत से रास्ते, बहुत से ऑप्शन रहती हैं कि जिसमें हाँ पब्लिक डोमेन में आनी है ये रिपोर्ट और आनी भी चाहिए। और अगर ना वो करे तो उसके बहुत से तरीके होते हैं कि आपको पब्लिक डोमेन में उसको ले आए, और उसमें अगर एक्शन की बात है तो उसके भी बहुत से तरीके हैं। मैं आज तो नहीं खुलासा करूंगा, मगर मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी चीजें पारदर्शिता के साथ और जो वहां पे हुआ है घटना उसके मुताबिक, और उसके बाद जो उस घटना के बाद उसको डीकंजेशन करने की बात थी उस पर भी गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया है। उसमें भी यहाँ के मनोज सिन्हा जी ने, एलजी साहब ने संज्ञान लिया है और उस कंजेशन से आगे कोई बात ना हो उसको सब चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। बारीदारों का मुद्दा इस बार जब भी इलेक्शन होंगे तो वो एक अहम मुद्दा रहेगा। आपकी सरकार उस मुद्दे को हल करवाने में नाकाम साबित हुई है अभी तक की बात करें तो। क्या लगता है बिगड़ सकता है राजनीतिक खेल बारीदारों के मुद्दे पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि खेल बनेगा या बिगड़ेगा, मगर मैं एक बात से तो बिल्कुल आपकी से मुतफिक हूं। 2014 में वादा हुआ था और 2022 इस समय 2014 में वायदा हुआ था और वायदे के बाद वो एक प्रोसेस भी चला था कि इनका किस तरीके से समाधान किया जाए। वो एक प्रोसेस भी चला था, उसमें सारी चीज़ें होना तय भी हो गई थी, मगर कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग आप समझें, जहाँ आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई डिवीजन की बात भी हो सकती है, हमारे में भी हो सकती है, उनमें भी
भी हो सकती है। मैंने उनसे पिछले दिनों अभी अपील की है इस बात के लिए। क्या कह रहे हैं आप, बारीदारों के भी अलग अलग गुट हैं? नहीं, मैं वो नहीं, हो सकता है कि कहीं पे कन्फ्लिक्ट भी हो और वो दिखने के भी आता है। फिर उन्होंने एक जो बात की थी कि उसमें उन्होंने फिर एक बार कोर्ट में जाके उन्होंने इस बात को रखा था जिसमें वो सब्सिडियस हो गया था। मैं उसको नहीं मानता। अगर हमारी नीयत ठीक है तो उसके लिए 20 रास्ते खुले हैं काम करने के लिए, तो अगर नहीं है तो फिर नहीं करने के लिए 21 रास्ते खुलते हैं। तो मैंने उनको यही बात कहा था कि आप मत घबराइए इस बात से कि हम सब्सिडियस हो गए हैं, हमारा कोर्ट में मुकदमा है, रहने दीजिए कोर्ट में मुकदमा, हमारे पास एक खुले मन से और इकट्ठे होके आ जाइए, खुले मन से आइए और इकट्ठे होके आ जाइए। आपको समय तो दिया था उन्होंने? नहीं, ऐसा नहीं है। जो समय दिया था वो अपने समय से ही भटक गए थे, कुछ आगे पीछे हो गए थे। उनकी एक अपनी मतलब कि आप कह सकते हैं कि अपनी लड़ाई जो थी प्रेसिडेंट बनने की या दूसरी, उसमें मतलब कि मैं उस सारी बातों में डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिटेल में जाऊंगा तो वो फिर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। मैं ये चाहता हूं अपने तौर पर कि वो इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा होने के बाद वो जिस किस्म की भी मेरे से मदद चाहते होंगे, पार्टी की तरफ से जो चाहते होंगे, जिस लीडरशिप को भी वो चाहते हैं, तो मैं पूरी मदद करूंगा उनको इस बात को कि इनका संविधान हो, इसलिए भी हो कि जे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनसे वायदा किया है तो कोई ना कोई उसका तरीका निकले। और जो तरीका जो ऑन दी रिकॉर्ड जो हमारे पास है ऑलरेडी, उन्होंने कुछ अपनी शर्तें मांगी थी, वो एक प्रिलिमिनरी तौर पे वो एक हमने सारा सॉर्ट आउट किया था जिसमें डॉक्टर मांगे उनकी जो भी मांगे बिल्कुल वो जायज मांगे थी। और डॉक्टर जितेंद्र साहब से भी वो सारी बात हुई थी। मैं इनका एक बफर डॉक्टर जितेंद्र साहब के पास मिलाने के लिए दिल्ली इनके पास ले गया था और उसके बाद वो अचानक कहीं से कोई रुकावट आ गई तो वो चीज़ें बंद हो गई। जो इनकी डिमांड है, जो इनकी जेन्युइन डिमांड्स के जो उस वक्त जो इनका था, तो मैं इनको दावे से कहता हूं कि आप इकट्ठे होकर आ जाइए। हम पूरी कोशिश नहीं करेंगे, हम इस काम को करवाएंगे क्योंकि ये हमारा वायदा के साथ साथ ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का वायदा है, ये पूरा होगा। और कितने साल लगेंगे? नहीं, कोई साल नहीं लगेंगे। ये उन पे रहता है कि वो कितनी देर में करवाना चाहते हैं। हमारी तरफ से कोई नहीं है, हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है। वो जब का सालों की बात नहीं है, वो जिस वक्त भी वो तैयार हो जाए और तैयार हो गए। और तैयारी होने की उनका सबसे बड़ा फार्मूला तो ये है कि एक वो पब्लिकली दिखा दें कि हम बारीदार एक हैं। जो भी उनकी एसोसिएशन है पिछली वाली तोड़ दें, सारी अड़ाक बना लें सिर्फ इस बात के लिए कि हमने नेगोशिएट करना है और वो सामने आ जाए। तो फिर अगर उनको ये लगेगा कि हमारे लिए कोई काम नहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर वो कह सकते हैं उनका शीघ्र और शीघ्र उनका काम करने की हम उत्सुक हैं। ड्राफ्ट रिपोर्ट जो प्रपोज की गई है, एसोसिएट मेंबर के साथ शेयर की गई है, उसमें तो पार्लियामेंट्री सीट ही हमारी बदल दी गई है, जम्मू सीट कर दी गई है। सही फैसला है या आपको लगता है यहाँ पर फिर से सोचने की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो फैसला डिलिमिटेशन कमीशन ने किया है तो उसने बड़ी सोच समझ के किया होगा। जो फैसला डिलिमिटेशन के ऑफिशियल मतलब के एसोसिएट मेंबर को जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, उसमें जो जिस तरीके से उन्होंने अनंतनाग की सीट को किया है, जम्मू की सीट को किया है, तो हमें उन्होंने देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट रियासी को जम्मू सीट के साथ जोड़ा है। मुझे अगर आप इंडिविजुअल तौर पे पूछेंगे कि जम्मू के साथ रियासी को लगेगा तो कैसा लगेगा, एक तो सीधी सी बात है कि हमें थोड़ा सा इस बात का दुख रहेगा कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट ऑलरेडी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, तो वो उनसे दूरी हो जाएगी अगली बार। जा टिकट उनको कहाँ से वो लड़ते हैं, जम्मू से लड़ते हैं, वहाँ से लड़ते हैं। मगर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, रियासी जिले का पार्ट होना जम्मू सीट के साथ, जो जम्मू सीट का मतलब ये हुआ कि जम्मू सूबा की राजधानी, जम्मू सीट का मतलब ये हुआ कि जम्मू की महत्ता हमेशा ज़्यादा रहेगी, उस पार्लियामेंट मेंबर की भी ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हमें जम्मू सीट से लगते हैं तो हमें कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। चलिए, तो अब बात करेंगे, रियासी सीट अब अलग हो गई है। दुख भी रहेगा इस बात का क्योंकि आप भी इसी सीट के विधायक रहे हैं, तो क्या रियासी आते जाते रहेंगे या थोड़ा कम हो जाएगा अब आना जाना? क्योंकि उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आपको टिकट मिलती है, जैसा आपने कहा टिकट मिलेगी, तो ये यहाँ के जो लोग हैं वो आपके वोटर नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी का वोटर कोई भी मतलब कहाँ पे भी है, वो चाहे कटरा की सीट वैष्णो देवी की होगी या रियासी की होगी या बमाग की होगी, मुझे तो इस बात की खुशी है कि जो कटरा वैष्णो देवी से अगर कोई एमएलए बनेगा तो वो रियासी का भी होगा, वो बमाग का भी होगा। जो कटरा रियासी से साथ जज्बात भी जुड़े होते थे। एक जो सीट थी पहले, अब वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गई है, तो कहीं ना कहीं दुख भी देखा जा रहा है। और अरनास सीट को खत्म कर दिया गया है, वहां के लोग इस बात को लेकर विरोध जता रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? आपकी मैं कहता हूँ दुख की कोई बात नहीं होनी चाहिए। एक हमारी सीट रियासी का नाम ही खत्म हो गया ना, सीट से नाम से कुछ लेना देना नहीं, फर्क नहीं पड़ता।
एक सीट रियासी के से अगर हम 2 पे आ गए तो मुझे लगता है, और खासतौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग हैं और मैं बाकी लोगों से भी मिल रहा हूं, ऐसा कहीं नहीं मुझे मायूसी लगी कि किसी को ये इस बात का रोष हो कि हम एक सीट के 2 क्यों हो गए। ये एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि हमें एक मेंबर पार्लियामेंट मिलता था, एक असेंबली मिलता था, तो अब 2 मिलेंगे। वो सबके चेहरे भी ठीक है, सारी बातें भी ठीक हैं, और उसी के साथ जो रियासी और कटरा का रिश्ता था, उस रिश्ते में आगे रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी का 1 एमएलए होता था, अब रियासी वालों के 2 एमएलए रहेंगे। ऐसे ही कटरा वालों के भी 2 एमएलए रहेंगे, क्योंकि ये रिश्ता पुराना है। अगर कोई आदमी श्री माता वैष्णो देवी का अगर एमएलए होगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वो रियासी वालों का भी एमएलए होगा। अगर कोई रियासी का एमएलए होगा तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वो कटरा वालों का भी एमएलए होगा, क्योंकि वो रिश्ता जो हमारा 70 साल से पुराना था रियासी और कटरा का, वो उसमें और घनिष्ठता आएगी और उसमें लोगों के काम करने की और जो बात होगी वो होगी। और इसलिए लोग इस बात के लिए भी खुशी है कि हमारे 2 एमएलए होंगे। अगर आपने ड्राफ्ट रिपोर्ट को अच्छे से स्टडी किया हो तो थोड़ा समझना चाहेंगे कि कितने कितने वोटर किस सीट में होंगे, और पहले कितने होते थे और अब कितने होंगे, मोटा मोटा अनुमान जो। मोटा तो मैं ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक, मैंने तो पहले एक बात पे आपको बताना चाहता हूं कि विद इन द डिस्ट्रिक्ट ही जो थी कॉन्स्टिट्यूंसी बननी थी, इस विद इन द डिस्ट्रिक्ट में अगर कॉन्स्टिट्यूंसी बननी थी तो हमारी जो पॉपुलेशन थी डिस्ट्रिक्ट में अभी एज एन डेट जब डिलिमिटेशन होने लगी, 4 लाख तो कोई 4000 की थी सारी। सेंसस तो वो तो हुए 2011 की मैं आपको बता रहा हूं। 3.25 लाख थी। 3.25 लाख के अलावा जो 3.25 लाख को जो एक एस्टिमेशन रफ लेके चलते हैं, वो एक हाइक रखते हैं। उस हाइक के मुताबिक जो है मैं वो पॉपुलेशन आपको बता रहा हूं। अगर आप 2011 के सेंसस के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो रियासी की जो सीट है, जो उसकी सीट और जो वैष्णो देवी की कटरा की सीट है, उसमें 2011 की सेंसस के मुताबिक 73,000 के करीब जो हमारी वोटर पॉपुलेशन नहीं है, वैसे पॉपुलेशन है। वो पॉपुलेशन है, अगर 10 साल का आप उसमें कैलकुलेट करें तो जो पैरामीटर है वो ये कहते हैं कि 2% के 2.5% की इंक्रीज होती है हर साल की। तो 20% मोटा मोटा आप लगा लें। 20% अगर आप मोटा मोटा लगाते हैं तो वो आपका नंबर बन गया 80 से 82 का। अगर 82 को ही आप पकड़ के चले तो अगर आपकी उसकी वोटर पॉपुलेशन निकालें तो वो 60 से लेकर 62% तक होती है। तो मतलब साफ हो गया कि आपकी सीट जो है वो 50,000 की होगी, 52,000 की होगी, 53,000 की होगी। किस सीट की बात कर रहे हैं आप? श्री माता वैष्णो देवी की। अब रही बात कि ये बात भी निकलेगी कि अगर दूसरी सीट 70,000 की है, 90,000 की है, तो ये 52,000 की क्यों? एमएलए का काम क्या होता है कि वहाँ आरोप लग रहे हैं कि नियम फॉलो नहीं। इस नियम मैं बताता हूँ क्यों नहीं फॉलो किए गए। नियम इसलिए फॉलो किए गए, एक तो उस जगह की सिग्निफिकेंस सेकंड हाईएस्ट श्राइन होने की है, तो इसलिए वो क्वालिफाई करती है। एक तो वो इसलिए क्वालिफाई करती है कि एमएलए का काम है कि वहां की पॉपुलेशन के लिए वो काम करे। मैं ये समझता हूं कि वहां पे 40,000 लोग जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन वहां पे काम करने के लिए कटरा में जाते हैं, वो उसकी पॉपुलेशन है वहां पे, वो उनका भी काम उसने कर रहा है। वो ज्यादातर लोग वहीं पे रहते हैं। जो वहां का एरिया हमारे साथ लगाया है वो सारा कारोबार वहां कटरा से ही करते हैं। और तीसरी बात मैं आपको जो कहना चाहता हूं, 1 करोड़ यात्री जो रोज जाता है और 1 करोड़ वापस आता है वैष्णो साल भर में, मतलब साफ हो गया कि आपकी इंट्रेंस जो है इन हो गया कटरा में लोग, एवरेज वो इन हो गए 30,000 और 30,000 दूसरे दिन के, तो 60,000 की पॉपुलेशन वो एक हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि कमीशन ने ये इस बात को ध्यान में जरूर रखा होगा कि जो एमएलए चाहिए वो यात्री की डेवलपमेंट, यात्री की बेहतरी, यात्री की सुविधा के लिए भी वो काम करेगा। कमीशन ने ये भी ध्यान में रखा होगा कि वहां के जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन कटरा में 40 से लेकर 50,000 लोग काम करते हैं, एमएलए उनका भी वही होगा, वहां के उस लिए काम करेगा। और ये सारी चीजों का मापदंड अगर आप देखें तो उसी के हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई बात नहीं है जो हमारी पिछली डिलिमिटेशन थी, आप अंदाजा नहीं लगाएंगे। 13,000 रुपये कॉन्स्टिट्यूंसी थी पहले वहां की, 23,000 रुपये कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 47,000 रुपये कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो इसलिए ये कोई बात मैंने नहीं रखी। रियासी और मोहर की बात करें तो वहां लगभग कितने वोट, अगर आपने स्टडी किया? मोटा मोटा तो ये है कि मेरे ख्याल 1 लाख और कुछ की कॉन्स्टिट्यूंसी रियासी की है, 1 लाख प्लस की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो ऊपर की। पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं या वोटर्स की बात? ये वोटर की बात कर रहे हैं। वोटर जो हैं वो मतलब के सबसे छोटी वैष्णो देवी की कटरा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, श्री माता वैष्णो देवी, तो उसी हिसाब से 1 लाख के पार के ऊपर की। अभी बेसिकली पॉपुलेशन का अंदाजा या वोटर लिस्ट का अंदाजा तब लगेगा जब ये प्रोसेस खत्म होगा। प्रोसेस का अगला मरहला ये है कि ये एसोसिएट मेंबर्स को 14 फरवरी तक का टाइम
टाइम दिया कि ऑब्जेक्शन फाइल करें। उसके बाद जो वहां पे ऑब्जेक्शन उनके डिस्पोजल होगा, डिस्पोजल होने के बाद इसका अगला जो मरहला है, अगला फेज जो है, अगला फेज ये है कि जी पब्लिक डोमेन में सारी चीजें जाएंगी। पब्लिक भी क्या ऑब्जेक्शन पब्लिक आप कर सकती है? बिल्कुल अब नहीं कर सकती। पब्लिक तब कर सकती है ऑब्जेक्शन जब जे एसोसिएट्स मेंबर्स के डिस्पोजल हो जाएगा। एसोसिएशन 14 फरवरी के बाद 14 फरवरी के बाद ये एक प्रोसेस रहेगा। डिलिमिटेशन कमीशन ये है कि उस प्रोसेस के तहत ऑब्जेक्शंस को मतलब के डिस्पोजल पे करेगा। डिस्पोजल करने के बाद कोई चीज मानने वाली होगी मानेगा, नहीं होगी तो उसको रिजेक्ट करेगा, और फिर अल्टीमेटली एसोसिएट्स मेंबर्स को वो कहेगा कि आपके डिस्पोजल हमने कर दिया, तो ये सूरत बाल आ गई है। उस सूरत को फिर पब्लिक डोमेन में लेके जाएंगे। वो पब्लिक डोमेन में जब लेके जाएंगे तो उसमें सब आदमी को राइट है, सिंगल आदमी को भी है, कोई XMLA है तो उसको भी है, XMLC है उसको भी है। तो फिर ऑब्जेक्शंस के लिए इन जनरल पब्लिक को एक टाइम मिलता है। वो टाइम मिलने के बाद फिर अल्टीमेटली वो उस पर डिस्पोजल होता है। डिस्पोजल होने के बाद उन ऑब्जेक्शन को एड्रेस करना होता है। वो डिस्पोजल होने के बाद ये अल्टीमेटली पार्लियामेंट में जाएगी। पार्लियामेंट में जाने के बाद ये रिपोर्ट जाएगी और वहां से मोहर लगेगी। वो अप्रूवल होने के बाद ये फिर जो है सारी की सारी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाएगी। इलेक्शन कमीशन इंडिया से होकर ये हमारी स्टेट वाले इलेक्शन कमीशन के पास आएगी। उसके बाद ये सब DCs के पास जाएगी। इस बाउंड्री के मुताबिक उसमें नई वोटर लिस्ट बनेगी, उसमें नई पॉपुलेशन बनेगी। ये आंकड़े प्रपोज्ड हैं, वो सही मौके पे बनेगी। तो असली जो वोटर्स का पता, या असली जो वोटर लिस्ट का पता, या पॉपुलेशन, हाँ वो जो पता है वो लास्ट ड्राफ्ट समरी रिपोर्ट जो बनेगी इस लिस्ट की, वो उसके बाद पता चलेगा। रियासी तहसील के कौन कौन सा एरिया जो श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ड्राफ्ट रिपोर्ट में रखा है? रियासी का जो एरिया है, एक तो हमारा उन्होंने जो लिए हैं वो लिए हैं कि रेवेन्यू के हिसाब से उन्होंने उसमें लिया है। एक तो उन्होंने भब्बर ब्राह्मणा का जो हमारी पंचायत है उसका PC सर्कल उन्होंने लिया है। उसमें ये है PC सर्कल, पटवार सर्कल ब्राह्मणा का वो उन्होंने लिया है। एक उन्होंने पटवार सर्कल जो है हमारा, जो हमारी भागा है, उस पटवार सर्कल को एक उन्होंने लिया है। एक पटवार सर्कल उन्होंने कांजली वाले को लिया, उसका नाम आइडेंटिफाई हो गया, कोटली बजाना है। हमारा एक कोटली बजाना जो लोगों को कन्फ्लिक्ट है, मैं बता दूं, वो कन्फ्लिक्ट है उनको कि कोटली बजाना नुमाई वाला है। हाँ वो बिल्कुल ठीक है। कोटली बजाना जो हमारी DDC की इलेक्शन हुई थी, तो कोटली बजाना हमारे रिवीजन के बाद एक कोटली बजाना वो थी। ये सेकंड कोटली बजाना है जिसमें कांजली का इलाका आता है। ये कोटली बजाना डेरा से लेके ये इलाका आता है, वो कोटली बजाना का इलाका इसमें आ गया है। डेरा बाबा रियासी के साथ रहे, डेरा बाबा जो है कटरा के साथ रहे, वो भी आ गया। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री अगर आपको बताऊं तो बाउंड्री ये है। आप कटरा जम्मू से अगर आप आ रहे हैं तो आप जैसे दुबेल क्रॉस करेंगे तो कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू हो गई। कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू हो गई। अगर आप उधमपुर से आ रहे हैं तो जो झज्जर का नाला है पैंथल का, वो वहां से आप चले तो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू हो गई। आप कटरा में आ गए, कटरा में जाने के बाद आप वैष्णो देवी की तरफ चल गए। वैष्णो देवी के नाम से, वैष्णो देवी के पीछे एक भमाग है हमारा, 8 पंचायतें हैं, जिसमें पंचायतें देवीगढ़ सबसे पहले, उसके लास्ट जो है वो देवीगढ़ है। देवीगढ़ के साथ टोट है, टोट के साथ सुखाल काटी का इलाका, वो सारा साथ में होता हुआ चराला कोट, डंगा कोट, उसके साथ ही वहां पे बक्कल, बक्कल के साथ सेसुटुगा, सरमेगा, लमसोरा, हरोट कोट। तो ये वहाँ के एक एक्स सरपंच है सुजनदार के, वो तो ये कह रहे थे कि सड़क तो है नहीं, रियासी से घूम के आना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ सड़क को ढूंढने के लिए रियासी से अगर कटरा के ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैष्णो देवी अगर आप हैं और वैष्णो देवी में अगर आप हैं तो आपको देवीगढ़ जाने के लिए 2 घंटे का टाइम लगता है। और रही अब दूसरी बात, रास्ता जो है बिल्कुल रोड का रास्ता यही है। मगर मैं आपको रास्ते की अगर बात बताऊं, माता जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपने देखा 26 जनवरी को जो ब्रिज की बात हो रही थी, जो वहां पे दर्शाया गया चनाब के ऊपर, वहां पे सुरंग का जो काम चल रहा है, ये 2 साल के बाद आप देखेंगे। मुझे बक्कल में जाने के लिए मात्र 3 मिनट लगेंगे। कटरा से मुझे रेल पे बैठ रहे हैं और 3 मिनट में मुझे भमाग होना है। सड़कें नहीं बनाएंगे, सड़कें बनी है, सड़कें बनी है। सड़क बमाग, काफी गुस्सा लोगों में देखा जा रहा है कि सड़कों का, बमाग में सड़कों का निर्माण बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल निर्माण है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ से अगर आप ग्राम मोड़ से जहाँ से चले, ऊपर से चले बक्कल की तरफ से, वो सारी की ब्लैक टॉप हो गई है। मैं कल पिछले दिनों अभी पंजाब केसरी का रिलीफ कैंप में वहां से लटा गया था, तो वहां सिर्फ काम चल रहा था, 2 किलोमीटर प्री मिक्सिंग के लिए रह गई है। कटरा का लिंक माता बिल्कुल। असल में क्या बात है, असल में ये बात है कि वैष्णो देवी के साथ उनका लिंक
पैदल का है, और वो लोग जो सारे काम करने के लिए आते हैं वहाँ से आते हैं, वहाँ पैदल काम करने के लिए। और सिक्योरिटी एंगल से सड़क का काम, वैष्णो देवी में ही अगर रोड नहीं है तो वो उनके लिए रोड तो बनना नामुमकिन है। वैष्णो देवी में अगर नहीं है, वो एक सिक्योरिटी के एंगल से भी मैं समझता हूँ कि वो नासिब नहीं है। मगर जो उनके साथ लिंक है, वो लिंक जो है 2 साल के बाद आप देखेंगे कि अगर किसी विभाग के आदमी ने बक्कल से वहाँ से ट्रेन पे बैठ रहे हैं तो अगले 3.5 मिनट में वो कटरा में होगा। इससे बढ़िया क्या लिंक हो सकता है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पूर्व कैबिनेट मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी की, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रसाद स्कीम पर, उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और एक बात उन्होंने कही है कि श्री माता वैष्णो देवी की परिक्रमा होनी चाहिए, एक रूट बनना चाहिए ताकि जो भी यात्री यहाँ पर घूम के आए वो अलग अलग हिस्सों में भी जाएं और पूरी परिक्रमा भी एक श्री माता वैष्णो देवी की हो जाए। देखिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस या नहीं देखी? नहीं, मुझे मैंने नहीं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। डेवलपमेंट की कोई बात कर रहा है तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी की नहीं देखते हैं आप? नहीं, क्या ऐसा कुछ नहीं है देखने का, नहीं समय भी नहीं है। तो मुझे अपनी बात कहनी है, वो क्या कह रहे हैं उसमें मुझे कोई लेना देना नहीं। कोई डेवलपमेंट की रोड्स की बात करते हैं, कुछ करते हैं तो वो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। अगर वो अगर कोई परिक्रमा की बात वो कर रहे हैं तो मैं इसका विरोध करने वाला हूँ नहीं। मगर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो डेवलपमेंट मोदी सरकार आने के बाद, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो एम्स की बात हो, में जवाब भी दे इसका, जो ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, उसमें मतलब कहीं ना तो कमी आई है और बहुत स्पीड अप तरीके से हुई है। और उसकी बड़ी सीधी सी बात है, जिस पार्टी से वो तल्लक रखते हैं तो वो लोगों के वोट से पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हैं। जो मतलब सबसे लार्जेस्ट पार्टी है उसका आज हाल क्या है वो उससे पता चलता है। और उसके अलावा भी पता चलता है कि एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है तो दूसरी बार वहां से अगर रिपीट भारतीय जनता पार्टी का एमएलए होता है तो वो लोगों के वोटों से लोगों के पास मयार है। रही बात मेरे मेंबर पार्लियामेंट की, अगर वो एक बार मेंबर पार्लियामेंट रियासी से जहां से बनते हैं तो दूसरी बार भी अगर बनते हैं और भारी लीड से, वो 3.5 लाख की लीड्स थी, तो वो लोगों का फैसला होता है कि आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट किया है उन्होंने, मेंबर पार्लियामेंट को नहीं। वो ऐसी बात नहीं है, वो टीम को ही वोट होता है। प्रधानमंत्री के नाम पे तो होता है मगर वो टीम वर्क एक होता है। केंद्रीय विद्यालय नहीं बना पाई आपकी सरकार, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। 7 साल 8 साल हो गया। नहीं, हो सकता है कहीं भी केंद्रीय विद्यालय रुका होगा, तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं रुका। कोई 10 काम अगर चल रहे हैं तो एक रुका भी होगा, तो उसमें कोई घबराने। 10 काम गिना सकते हैं? नहीं, इसमें हो 10 आप गिन सकते हैं इसमें। इस सबसे तो बड़ी बात अब आप कटरा से आए, सड़क की हालत आपने देखी? सिंबल चौक के आसपास बिल्कुल उसका काम चल रहा है, बिल्कुल उसका काम चल रहा है। जो सड़क आप कटरा से लेकर रियासी तक की कह रहे हैं, उस सड़क की मतलब प्री मिक्सिंग होना शुरू हो गई थी वहां से कटरा की तरफ से। मगर उरली तरफ की बात थी, उसमें ड्रेन्स नहीं बनी हुई थी, उसमें बैके नहीं बनी हुई थी। वो उसका काम चल रहा है और उसका टेंडर हो चुका है। जैसे ही वो वाल्स का काम खत्म होगा और ड्रेन्स का काम खत्म होगा तो सेकंड फेज जो उसका है वो सड़क का है। ये सड़क बढ़िया तरीके से बनेगी, ये बिल्कुल सामने दिख रहा है और बहुत जल्दी उसका काम लगेगा ये खत्म होने के बाद। ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट में नई सीट बनी है, अंतिम सवाल है, ये सिर्फ आपका योगदान है इसमें या और भी लोगों ने मांग उठाई थी? क्योंकि हमने रियासी में भी कटरा के कुछ लोगों का इंटरव्यू किया था, हालांकि आपकी पार्टी के पौनी के लोग या और लोग एक ही सीट रखने की मांग भी कर रहे थे, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ नेताओं की अलग सीट बनाने की मांग भी थी। किस किस का योगदान इसमें समझते हैं? मैं तो कहता हूं कि सबका योगदान है। जब कोई चीज बन जाती है तो उसके कुछ लोग ये कह रहे थे क्रेडिट आप ले रहे हैं। नहीं, मैं कहा कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमने एक प्रोजेक्शन की थी, हमने एक रिप्रेजेंट किया था कि कटरा वैष्णो देवी में माता वैष्णो देवी के नाम से सीट होनी चाहिए। तो वो सीट होने के लिए वो अकेले नहीं होती बात, वो तो उसमें मेरी पार्टी का योगदान है, मेरे मेंबर पार्लियामेंट का योगदान है, मेरे वहां पे म्यूनसिपलिटी के काउंसलर हैं उनका योगदान है, मेरे वहां पे वीडीसी मेंबर है उनका योगदान है, मेरे जहां से डीडीसी मेंबर है उनका योगदान है, मेरे जहां पे डीडीसी चेयरमैन है उसका योगदान है। और सारी जो बात है इस बात पे है कि ये कलेक्टिवली एफर्ट्स का काम होता है। एक आदमी के कहने से ना कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है तो निकलना होती है, ये तो पार्टी फैसला करती है। ये पार्टी के अलावा मेरा एसोसिएट मेंबर जो डॉक्टर जतेंद्र सिंह है, अगर मैं कह सकता हूं कि एक आदमी को किसी को क्रेडिट देना हो तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि वो डॉक्टर जतेंद्र साहब को देना, और मेरी पार्टी को वो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सीट की तजवीज़ रखी और वहाँ पे एज ए एसोसिएट मेंबर वहाँ पे फाइट किया कि वैष्णो देवी के साथ बेइंसाफी जो अगर 70 साल से हुई थी उसको ना हो और वो वैष्णो देवी की सीट बने। ये तो उनके प्रयास से होता है। एक आर्किटेक्ट का महज 2 लाइनें जाए कि रिप्रेजेंट लिखने से तो उसका कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली तो जो लोग करते हैं उसको वो पार्टी का पूरा श्रेय जाता है। वो हम अब यही फाइनल रिपोर्ट होगी या ऑब्जेक्शन हो सकती है?
जो मेरा टेक्निकल नहीं, मैं लीगली आपको थोड़ा सा कह सकता हूँ उसके बारे में। लीगली मैंडेट जो था कि वो ये था कि आपकी 83 से 90 सीटें हो जाए। लीगल एंगल से अगर देखा जाए तो वो 90 सीटें उन्होंने इस मतलब के सेट के में जो एसोसिएशन मेंबर्स को ये रिपोर्ट सौंपी उसमें उन्होंने 90 सीटें बना दी। 90 सीटें बनाने का मतलब ये है कि इसमें ना तो कोई सीट कम होगी तो ना और बढ़ेगी। अगर कोई बात है तो इसमें तब्दीली कोई हो सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस बात की हो सकती है कि कोई एरिया निकल सकता है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, कोई एरिया उसके बीच में जा सकता है। रही बात के कॉन्स्टिट्यूंसी जो बन गई तो वो पीछे आएंगी, वो कभी नहीं आएंगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के नाम से जो हमें कॉन्स्टिट्यूंसी मिली है वो पूरे तौर पे एक प्रक्रिया से जरूर निकलेगी। प्रक्रिया ये है कि यहाँ से होके इसके मतलब के डिस्पोजल होगा ऑब्जेक्शन का, पब्लिक डोमेन में जाएगी तो उसका डिस्पोजल होगा, फिर पार्लियामेंट में जाएगी तो फिर उसमें वहां पे बोर लगेगी। एक प्रक्रिया कोर्ट में नहीं जा सकता, कोर्ट में बार है उसका। डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर कोर्ट कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, आप कोर्ट में बिल्कुल नहीं जा सकते, ये नहीं हो सकता। नोमी सूची में क्या ये आता है इसलिए इसमें बाहर रहता है? बिल्कुल बाहर रहता है, ये इसमें कोर्ट का दखल ही नहीं हो सकता। तो चलिए 3 जो सीटें हैं रियासी की, अगर ऑब्जेक्शन नहीं होता, फाइनल रिपोर्ट भी यही रहती है, तो क्या देखते हैं जल्दी इलेक्शन अगर होती है आने वाले कुछ महीने में कितनी सीटें भाजपा जीते? मेरा मानना है कि तीनों की तीनों सीटें जीतेंगे। डीडीसी की भी 14 कही थी, नहीं बिल्कुल कहा था, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, नहीं हुआ। जो हमारा आज की बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये 3 सीटों में ऊपर की सीट एसटी बन गई, एक रियासी और कटरा, ये तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता। एक तो छोड़ दीजिए किसी अपोजिशन के, नहीं छोड़ने का सवाल ही नहीं है। मोहर में कैसे जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। हमारा ऐसे क्या रोड मैप? नहीं, रोड मैप बड़ा साफ है। एसटी सीट है, वो हमारा एसटी कैंडिडेट वहां पे होगा, और एसटी कैंडिडेट इसलिए होगा, लोगों को समझ आ गई अब कि मोदी सरकार के काम की और सेंट्रल सरकार की, और यहाँ पे सरकार हमारी बननी है, इसलिए लोग वोट करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया हमें समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दावा ये है कि तीनों की तीनों सीटें जो है भाजपा जीतेगी, और इसके साथ ही आपको एक बार फिर बता दें कि बलदेव राज शर्मा जी लगातार दावा ठोक रहे थे कि श्री माता वैष्णो देवी सीट का निर्माण होगा, और ड्राफ्ट रिपोर्ट में ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। अब रिपोर्ट 14 फरवरी के बाद पब्लिक डोमेन में भी जाएगी, उसके बाद जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उसमें देखते हैं क्या यही रिपोर्ट जो है वो फाइनल रिपोर्ट बनती है या कुछ बदलाव इसमें भी होते हैं। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।